जय हिंद दोस्तों। 14 जनवरी 1761 का दिन मकर संक्रांति का दिन होता है और पानीपत पर लड़ी जा रही थी इंडिया के इतिहास की सबसे भयंकर और इवेंटफुल बैटल, जो कि हो रही थी मराठा अंपायर और दुर्रानी अंपायर के बीच, जहां पे एक तरफ थे मराठास के पेशवा और दूसरी तरफ थे अहमद शाह अब्दाली, जिसको अफगानिस्तान का बादशाह माना जाता था। और उस बैटल में माना जाता है कि इंडिया के इतिहास को बिल्कुल ही बदल के रख दिया। पानीपत में इससे पहले भी 2 बैटल्स हो चुकी थी, जो कि पहली बैटल हुई थी इब्राहिम खान लोदी और बाबर के बीच और दूसरी बैटल हुई थी हेमू और अकबर के बीच। इसके बाद से ये तीसरी बैटल थी जो कि इस पानीपत की जमीन पर हो रही थी। तो फिर क्या थी ये बैटल और ऐसा क्या हुआ इस बैटल में कि इसके बाद से इंडिया का फ्यूचर उस पॉइंट से बदल गया। चलिए आज की वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। 14 जनवरी 1761 की सुबह, बुधवार, मकर संक्रांति का दिन। एक बार फिर यही भारत का भविष्य बदलने वाला था। अगर हमें इस बैटल को अच्छे से समझना है तो हमें इसके पहले के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझ लेना जरूरी है। अगर हम सबसे पहले बात करें मराठा अंपायर की, तो इस बैटल को समझने से पहले हमें इसके फैमिली ट्री को समझ लेना जरूरी है। मराठा अंपायर, जिसमें अगर हम सबसे पहले टॉप पे बात करें तो थे बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ के 5 बेटे थे, उनमें से एक थे बालाजी फर्स्ट, और बालाजी फर्स्ट के 2 बेटे थे, एक थे बालाजी बाजीराव और एक थे रघुनाथ राव। और वहीं हम बात करें विश्वनाथ के एक और बेटे भी थे, जिनका नाम था चिमाजी अप्पा, और उनके बेटे का नाम था सदाशिवराव भाऊ, जो कि इस बैटल ऑफ पानीपत के एक मेन किरदार थे, जो कि एक तरीके से मराठास की तरफ से इस मेन बैटल ऑफ पानीपत में लड़े थे। अब अगर हम बात करें दुर्रानी अंपायर से, तो वहां पे मॉडर्न अफगानिस्तान के फाउंडर अहमद शाह अब्दाली, जो कि अपोनेंट में थे और जिनका इंडिया से बहुत ही ज्यादा अच्छा रिलेशन था, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में नहीं बल्कि एक नेगेटिव एस्पेक्ट में। बेसिकली वो इंडिया को 8 बार रेड कर चुके थे, जिसमें कि जो 5वीं बार थी उसमें हुई थी 3rd बैटल ऑफ पानीपत। अब अगर हम कुछ इवेंट को समझें जिसने इस बैटल ऑफ पानीपत को इनएविटेबल बना दिया, तो बाजीराव वन, जिनको मराठा अंपायर का एक बहुत ही पावरफुल रूलर माना जाता था और उनके अंडर ही मराठा अंपायर ने कई ऊंचाइयां पाई, पर जो उनके बेटे थे बालाजी बाजीराव, जिन्होंने 1752 में मुगल के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें वो एक टैक्स कलेक्सेशन, जिसको चौथ बोला जाता था, मतलब 1/4 जितना भी रेवेन्यू होता था उसको वो कलेक्ट करते थे, पूरे भारत पर अपना इंपैक्ट बना लिया था। और मुगल एम्पायर बिल्कुल ही अपने एंड पे था, क्योंकि शाहजहां के बाद वहां पर उनको एक भी अच्छा रूलर नहीं मिला जो कि अच्छे से गवर्न कर सके। और वहां से हम ये देखते हैं कि मुगल अंपायर बिल्कुल ही अपने डिग्रेडेशन पर आ जाता है और मराठा अंपायर अपने राइज पे होता है। 1752 में जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ तो मराठा अंपायर एक टाइप से पूरे ही भारत में ये चौथ कई अंपायर से और कई छोटे छोटे रूलर से लेता रहा था। पर यहां पर अब होती है एंट्री अहमद शाह अब्दाली की। 1757 में अहमद शाह अब्दाली भारत में फिर से एक रेड करता है और वो दिल्ली और कश्मीर को फिर से कैप्चर कर लेता है रोहिला खंड के चीफ नाजिब खान की हेल्प से, और फिर से वो दिल्ली में एक अपना एक रूलर वहां पे बिठा देता है। और इस बात से मराठास बिल्कुल भी खुश नहीं थे और वहां पे मराठास फिर से अटैक करते हैं दिल्ली में, और 1757 अगस्त में वो दिल्ली पर कैप्चर कर लेते हैं और दिल्ली में जितने भी अफगान्स थे पास में उनको भी वो कंप्लीटली डिफीट कर देते हैं। और वहां पे मुगल्स का फिर से दिल्ली पर अपना रूल स्टार्ट कर देते हैं और एक मुगल एम्परर को वो वहां पे छोड़ देते हैं, जो कि एक तरीके से मराठास के लिए ही काम करता था। अब दिसंबर 1759, अहमद शाह अब्दाली भारत में फिर से आता है पंजाब को रिकैप्चर करने और मराठास के पावरफुल एम्पायर को खत्म करने। और वहां पे फिर मराठा एम्पायर के ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है अहमद शाह अब्दाली को भारत से बाहर निकालने की। उस टाइम के अगर हम पेशवा की बात करें तो उस टाइम के मराठा अंपायर के पेशवा थे पेशवा नाना साहेब, जो कि ऑर्डर करते हैं अपने कजिन सदाशिवराव को इस एक्सपेडिशन को लीड करने के लिए, और उनको बनाते हैं सरदार सेनापति, जो कि थे कमांडर इन चीफ मराठा आर्मी के।
अगर हम बात करें उस पॉइंट पे एक इंटरनल फैमिली पॉलिटिक्स भी खेली जाती है, क्योंकि रघुनाथ राव जिनकी हम लोगों ने पहली ही बात की थी वो नॉर्थन एक्सपेडिशन में बहुत ही कारागार माने जाते थे। बेसिकली उनको वहां पे बहुत ही ज़्यादा सक्सेस ऑब्टेन थी, पर यहाँ पे वो नहीं जाते हैं और यहाँ पर एक इनएक्सपीरियंस सदाशिव राव को भेजा जाता है। उनकी काबिलियत पे तो कोई शक नहीं था, पर अगर इस पॉइंट पे बात करें, रघुनाथ राव का ना जाना भी इस बैटल में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट शामिल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो एक एक्सपीरियंस फाइटर की ज़रूरत थी, पर एक यहाँ पर यंग फाइटर को भेज देना भी मराठा अंपायर की एक गलती हो सकती थी। पर अगर हम उसके बाद बात करें, सदाशिव राव जो कि इस एक्सपेडिशन को लीड करते हैं और उनके साथ पेशवा के बेटे विश्वास राव वो भी इस बैटल में उनके साथ जाते हैं और वहां से स्टार्ट हो जाता है मराठास का एक्सपेडिशन अहमद शाह अब्दाली को हराने के लिए। मराठा अंपायर जिन्होंने पिछले 30 सालों में एक भी बैटल नहीं हारी थी, वो अपनी ऊंचाइयां छूते ही जा रहे थे और उनको उम्मीद थी कि इस बैटल को भी वो बहुत ईजिली जीत लेंगे। पर उनको एक बात का अंदाज़ा नहीं था, वो ये था कि नॉर्दर्न एम्पायर में जितने भी राजा थे वहाँ पे वो मराठास से गुस्सा होके बैठे थे। नॉर्दर्न इंडिया में जितने भी राजा थे, राजपूत या फिर मुगल्स, वो मराठा अंपायर से उस टाइम पे गुस्सा होके बैठे थे और उसका एक कारण ये माना जाता है कि मराठास उनके इंटरनल फैमिली पॉलिटिक्स में बहुत ही ज़्यादा इंटरफेयर करते थे और वो टैक्स भी उनसे बहुत ही ज़्यादा लेते थे, जो कि था चौथ, जो कि हम लोगों ने इस वीडियो में पहले बात की थी। इन कारण से अगर हम देखें तो वहाँ पे उनके लिए सपोर्ट बहुत ही कम था और उल्टा वो लोग अहमद शाह अब्दाली को सपोर्ट कर रहे थे ताकि मराठास का इम्पैक्ट पूरे भारत से कम हो जाए और वो अपनी फिर से ज़िंदगी नॉर्मली जी सकें, जिसमें जहाँ पर उनको कोई भी इंटरफेरेंस नहीं मिले। मराठा एम्पायर अपना कैंपेन स्टार्ट करता है, पर इस कैंपेन में उनकी आर्मी के अलावा बहुत ही ज़्यादा सिविलियंस भी जा रहे थे, क्योंकि उनके हिसाब से आर्मी तो जा ही रही थी, तो इस कारण से वो सिविलियंस भी साथ में जाते हैं ताकि वो नॉर्दर्न इंडिया में जाके घूम सकें, क्योंकि उनको अपनी आर्मी में पूरा भरोसा था कि ये बैटल तो वो जीत ही लेंगे। तो इस भरोसे वो वहाँ जाके कई पिलग्रिमेज साइट को विजिट कर सकते हैं और ये एक उनकी बहुत ही बड़ी गलती थी, जहाँ पर उनको कई रूलर्स मना भी करते हैं। इतने सारे सिविलियंस को इतने बड़े वॉर में लेके चलना अच्छा नहीं हो सकता था, पर स्टिल 2 से 3 लाख सिविलियंस उसमें साथ जाते हैं और वहाँ से हम देखते हैं कि मराठा का एक्सपेडिशन स्टार्ट हो जाता है। पर अगर हम अपोजिट साइड अहमद शाह अब्दाली की बात करें, जो कि एक बहुत ही डिप्लोमेटिक लीडर था, उसे पता था कि डिप्लोमेसी का यूज़ करके वॉर कैसे जीती जा सकती है, तो वो क्या करता है, नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला और रोहिलखंड के नवाब, इन दोनों को वो अपने साथ ले लेता है और वहाँ पे एक पावरफुल ट्रिपलेट खड़ी हो जाती है। और यही हम बात करें मराठास का, तो मराठास इस डिप्लोमेटिक स्किल्स का इस्तेमाल इतना अच्छे से नहीं कर पाए थे, क्योंकि जो मराठा का साथ दे रहे थे उसमें होलकर्स, शिंदे, गायकवाड़ यही लोग आते थे जो कि उनके मराठा अंपायर के अंदर ही थे, पर वो एक कोई भी एक्सटर्नल सपोर्ट जनरेट नहीं कर पा रहे थे। नॉर्दर्न इंडिया में कई ऐसे किंगडम थे जो कि मराठास से नाराज थे, जैसे कि पंजाब के सिख, राजस्थान के राजपूत और जाट जो कि सूरजमल के अंडर थे। ये किंगडम्स बेसिकली गुस्सा थे मराठास से, क्योंकि इनसे बहुत ही ज़्यादा टैक्स वसूला जाता था, जैसा कि हमने पहले ही बात की थी। 1760 जहाँ पर मराठा अंपायर दिल्ली पे अपना कंट्रोल रिकैप्चर कर लेते हैं और फिर वहाँ पे यमुना के एक साइड पे होते हैं मराठास और दूसरे साइड पे होता है अहमद शाह अब्दाली। अब यहाँ पे कई ऐसे मोड़ आए जिसने इस बैटल का रुख डिसाइड कर लिया था। पहली चीज़, मराठा अंपायर के पास खाने की कमी पड़ने लगी थी। बेसिकली एज हमने बताया था कि 3 से 4 लाख पिलग्रिमेज को भी वो साथ लेके चल रहे थे, तो वहाँ पर आर्मी के लिए खाना बहुत ही कम बचा था और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि पास के राजाओं से उनकी इतनी अच्छी बनती भी नहीं थी, तो वहाँ से उनको हेल्प भी इतनी नहीं मिल पा रही थी। तो ये एक मेजर पॉइंट हो सकता था जो इस बैटल का आउटकम डिसाइड कर रहा था। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि पानीपत को ही क्यों चूज किया गया। बेसिकली दिल्ली को कंप्लीटली रूटेड कर दिया गया था, कभी अब्दाली ने उसे रेड किया था और फिर मराठास ने भी उस पर रिकैप्चर किया था, तो वहाँ पर ज़्यादा लड़ने को कुछ बचा नहीं था, इसीलिए पानीपत को चूज़ किया जाता है। और पानीपत जो कि बेसिकली वहाँ पे मराठास जाके अब्दाली को वहाँ से रोक भी सकते थे वापस अफगानिस्तान जाने से, इसीलिए पानीपत की ज़मीन भी चूज़ करी जाती है। अब मराठा एक साइड के यमुना नदी के थे और दूसरी साइड पे थे अहमद शाह अब्दाली।
अब इसके पीछे कई कई थ्योरीज बताई जाती हैं कि अहमद शाह अब्दाली ने यमुना कैसे पार की। कुछ लोग ये बोलते हैं कि वो खुद ही कूद गया था यमुना नदी में और पीछे से उसकी आर्मी ने उसको फॉलो किया था। इसका कोई एविडेंस अभी भी नहीं है। और फिर सभी लोग होते हैं पानीपत पे, और वहां पे होने जा रही थी सबसे बड़ी बैटल कि इंडिया के पास्ट फ्यूचर सबको अफेक्ट करने वाली थी। अगर हम बात करें 14 जनवरी 1761 से पहले जिस दिन ये बैटल लड़ी गई थी, मराठा अंपायर में उनके आर्मी के सोल्जर्स बिल्कुल ही थक चुके थे। आने के लिए उनके पास राशन भी नहीं बचा था। तो वो डिसाइड करते हैं कि या तो यहाँ पर करेंगे या तो मरेंगे। और 14 जनवरी 1761 को मकर संक्रांति के दिन, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत स्टार्ट होती है। अगर हम बैटल की स्टार्टिंग की बात करें तो मराठास बहुत ही अच्छा कर रहे थे और इस बैटल पर उनका पूरा कंट्रोल था। पर कहते हैं ना कि एक टर्निंग पॉइंट जो कि पूरी गेम को बदल देता है, वहां पे एक टर्निंग पॉइंट ये होता है कि विश्वास राव जो कि पेशवा के बेटे थे, वो अपने हाथी से गायब हो जाते थे। कमांडर इन चीफ थे सदाशिव राव, वो उनको ढूंढने के लिए अपने हाथी से नीचे उतरते हैं। और फिर मराठा आर्मी जब अपने कमांडर इन चीफ को वहां पर हाथी पर बैठा नहीं देखती है तो वो ये समझती है कि यहां पर उनकी डेथ हो गई है। और वही एक टर्निंग पॉइंट होता है जहां मराठास का डाउनफॉल उस वॉर में शुरू हो जाता है और वहां से अहमद शाह अब्दाली की आर्मी टोटल कंट्रोल इस वॉर में कर लेती है और फाइनली इस बैटल में उनकी जीत होती है। अगर इस बैटल के बाद भी अगर हम बात करें तो वो कंप्लीटली स्लॉटर कर देते हैं जितने भी सिविलियंस वहां पर होते हैं और इस बैटल में बहुत ही ज़्यादा लोगों की डेथ होती है। कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 से पहले यही एक बैटल थी जिसमें सिंगल डे सबसे ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी। अगर कैजुअलिटीज़ की बात करें तो मानते हैं कि 30 से 40 हज़ार अफगान्स और 40 से 50 हज़ार मराठा सोल्जर्स और 70 हज़ार से भी ज़्यादा सिविलियंस इस बैटल में मारे जाते हैं। मराठास की इस बैटल में हार होती है। अगर हम कारण की बात करें तो इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं जिसने मराठास की हार को लिखा था। सबसे पहला कारण यह बताया जाता है अब्दाली की फोर्सेस नंबर में मराठा फोर्सेस से ज़्यादा थी। यह भी माना जाता है कि अब्दाली की फोर्सेस 2 गुना थी जितनी मराठास की थी। दूसरा कारण यह माना जाता है कि अब्दाली की जो फौज थी वो मिलिट्री में काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज थी। वो कैमल्स के ऊपर आर्टिलरी का इस्तेमाल करते थे, तो जो मूवेबल आर्टिलरी थी उससे भी इस बैटल में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। तीसरा जो रीज़न माना जाता है वो ये था कि मराठास जो कि इतने सारे पिलग्रिमेज को लेकर चल रहे थे तो उनके राशन भी बहुत जल्दी ख़त्म हो रहे थे, तो इससे उनकी आर्मी थी वो डीमोरलाइज हो रही थी क्योंकि उनके पास खाने को भी ज़्यादा नहीं था और इसके कारण फेमाइन उनकी आर्मी के बीच बढ़ता जा रहा था। और चौथा कारण जो माना जाता है वो था लैक ऑफ डिप्लोमेसी। डिप्लोमेटिक स्किल्स का अब्दाली ने यूज़ किया, वही सेम डिप्लोमेटिक स्किल्स अगर उस टाइम पे मराठा अंपायर यूज़ करता और वो इतना ज़्यादा हाई टैक्स ना लेता लोगों से, तो वहाँ पर डिप्लोमेसी का भी यूज़ करके इस वॉर में एक मेजर इफेक्ट पड़ सकता था। और पुणे से भी उनको हेल्प नहीं पहुँच पा रही थी क्योंकि अब्दाली की फौज ने सदन में भी बिल्कुल ही ब्लॉकेज लगा दिया था जिससे कि पुणे से उनके लिए सारी मदद बंद हो गई। इस बैटल के बाद हमने ये देखा कि मराठा अंपायर और भी पीक पर गया, पर उसके बाद हमने देखा एंग्लो मराठा वॉर शुरू हो गई और उसके बाद 1820s तक मराठा अंपायर का कंप्लीट डिक्लाइन हो गया। ये भी कहते हैं कि इस थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद ब्रिटिशर्स ने इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा उठाया क्योंकि दिल्ली में एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया था और वहाँ पे ब्रिटिशर्स इसका फ़ायदा उठाते हैं और फिर स्टार्ट हो जाता है ब्रिटिश इंडिया का कैंपेन। तो ये बैटल हमारे हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल थी। इस बैटल में मराठाज अंपायर की हार होती है और दुर्रानी अंपायर की जीत, और अहमद शाह अब्दाली इंडिया को उस बैटल के बाद छोड़ देता है। हालांकि उसके बाद भी वो इंडिया को कई बार और रेड करता है, पर इस बैटल के कॉन्सिक्वेंसेस ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी बात करेंगे फर्स्ट और सेकंड बैटल के बारे में, लेकिन वो अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।